हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट डे जैसा कि हमने स्टडी किया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से होता है। हमने देखा कि पुर्तगाल से यूरोपीय कंपनियों के आगमन की शुरुआत होती है और किस प्रकार से धीरे-धीरे सारी कंपनियां हमारे देश में आती चली जाती हैं। हमने इसी क्रम में पुर्तगाली कंपनी और अंग्रेजी कंपनी को विस्तृत तौर पर पढ़ा था और देखा था इससे रिलेटेड क्या-क्या टॉपिक्स बन सकते हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और भी जो कंपनियां बच गई यानी कि फ्रांसीसी कंपनियां, डच कंपनियां और डेनिश कंपनियों के साथ हम लोग उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी डील करेंगे जिससे रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को कम से कम शेयर किया करते हैं, तो थोड़ा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को या अपने स्टेटस के माध्यम से, अपने एफबी अकाउंट के माध्यम से। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो व्यापार के लिए आई थी। इसका मेन मोटो क्या था? ओनली व्यापार करना, सिर्फ और सिर्फ व्यापार। ये हमारे देश में कोलोनिज्म स्थापित करना नहीं चाहती थी। हालांकि अंग्रेजों के चक्कर में पड़कर बाद में इनका भी कुछ मन बना कि भारत में कॉलोनी स्थापित की जाए। इसका प्रयास भी उन्होंने बशर्ते किया था, पर प्राइमरी मोटो उनका नहीं था कि भारत को अपना कॉलोनी बना जाए। पर अंग्रेजों से कुछ भावनाएं प्रेरित हुई और बाद में थोड़ा बहुत ट्राई भी किया था। तो क्या होता है, इसकी कहानी क्या थी? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में व्यापारी कंपनी में सबसे बाद में जो फ्रांसीसी कंपनी थी, सबसे बाद में कौन सी कंपनी आई व्यापारिक कंपनियों में? तो फ्रांसीसी कंपनी सबसे बाद में आई थी व्यापारिक कंपनियों की अगर बात करता हूँ। ईस्ट इंडिया यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में थी और उस समय फ्रांस का सम्राट लुई 14वां था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लुई 14वां जो थे वो अपने जीवन में कभी नहाए ही नहीं थे, ऐसे व्यक्ति थे। तो हालांकि ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, इसके तो कोई प्रमाण विशेष उपलब्ध है नहीं, पर ऐसा माना जाता है। तो उन्हीं लुई 14वां के शासनकाल में 1664 में हमारे देश में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसीसियों ने जो अपना पहला कारखाना था वो सूरत में स्थापित किया था 1668 में। और किसके नेतृत्व में? तो फ्रैंकोइस कैरे के नेतृत्व में। फ्रैंकोइस कैरे के नेतृत्व में पहला कारखाना फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित किया जाता है और याद रखिएगा 1668 में स्थापित किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो क्षेत्र कौन सा था, तो याद रखिएगा वो क्षेत्र था सूरत। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस एग्जाम में बनते रहे हैं। आगे चलिए, देखिए पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी 1669 में। पांडिचेरी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पांडिचेरी किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो आप कहिएगा फ्रांसीसियों के द्वारा ही पांडिचेरी शहर बनाया गया। और पांडिचेरी जो अभी वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1669 में फ्रांसीसियों के द्वारा ही की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रांसीसी बस्तियों के जो संस्थापक थे, ये बार बार क्वेश्चन बनता है कि भाई फ्रांसीसी बस्तियों के संस्थापक कौन थे? तो फ्रांसीसी बस्ती के संस्थापक फ्रांसीसी मार्टिन या फ्रांसीसी मार्टिन को माना जाता है। इन्होंने 1673 में पहली बार फ्रांसीसी बस्ती को स्थापित करना शुरू किया था। यानी कि फ्रांसीसी मार्टिन जो थे वो फ्रांसीसी बस्तियों के संस्थापक थे और 1673 में उन्होंने फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना करनी शुरू करी थी। तो आगे देखिए, बंगाल में चंदन नगर फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, बंगाल का जो चंदन नगर है वो भी फ्रांसीसियों के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए गाइस, यहाँ पे कहा जाता है कि शक्ति का विस्तार जो था, फ्रांसीसी साम्राज्य की जो शक्ति थी, यानी कि भाई ये लोग तो व्यापार करने के लिए आए थे, पर जैसे पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी अंग्रेज भी इंटरेस्टेड रख रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो भाई अपनी शक्तियों को फैलाना, अपने भारत में औपनिवेशिक जड़ों को मजबूत करना जरूरी हो गया था। तो इसी क्रम में जो शक्तियों का विस्तार करते हैं ना, वो सबसे पहले ड्यूमा और डुप्ले करते हैं। ड्यूमा और डुप्ले के द्वारा किया जाता है और यही डुप्ले पहले गवर्नर बनते हैं 1742 में। याद रखिएगा, सफर शुरू हुआ था 1664 में और पहले गवर्नर बने डुप्ले 1742 में। पहले फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये युद्ध लगातार अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य होता रहा। इसी युद्ध से फ्रांसीसियों का सुपड़ा जो है हमारे देश से साफ हो गया था और अंग्रेज पूरी तरह से हमारे देश में हावी हो गए थे। तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट पहला कर्नाटक एंग्लो कर्नाटक जो युद्ध होता है वो होता है 1746 में और चलता कब तक है? तो 1748 तक। तो पहला एंग्लो कर्नाटक यानी कि आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो चलता है वो कब चलता है? 1746
1746 से 1748 तक। और ये युद्ध समाप्त होता है, कब समाप्त होता है? तो भाई एलास्पल की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? तो 1749 से लेकर 1754 तक। ये डेट इंपॉर्टेंट है। दूसरा कर्नाटक युद्ध एसएससी में लगातार पूछा जाता है कि 1749 से लेकर 1754 तक चला था। क्यों? क्योंकि इसमें डुप्ले की हार हो गई थी। वही डुप्ले जो पहले गवर्नर बने थे, जैसा कि मैंने आपको बताया 1742 में गवर्नर बने और 1754 में इनकी पूरी तरह से हार हो जाती है और पुडुचेरी यानी कि पांडिचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध को विराम दिया जाता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1758 से 1763 तक ये युद्ध चला था और फ्रांसीसियों का जो सुपड़ा था यहाँ समाप्त हो गया था, यानी कि फ्रांसीसी पूरी तरह से भारत से अलविदा हो गए थे। फ्रांसीसियों का पूरा वर्चस्व खत्म हो गया था भारत से। तो याद रखिएगा, तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या हुआ कि फ्रांसीसियों को वर्चस्व को खत्म किया। कब से कब तक? 1758 से 1763 तक ये युद्ध चला था। आप लोग साथ में पेन एंड कॉपी लेकर बैठा कीजिए ताकि आप वीडियो को देखते देखते छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सके, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में मदद भी मिलती रही। और आज हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है 1760 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको वांडीवास का युद्ध कहते हैं। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध, क्योंकि 1761 में उधर पानीपत की लड़ाई भी हमारे देश में चल रही थी। तो खैर भारत में वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, और अंग्रेज इसमें जीत गए थे और फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए थे। आगे चलिए, 1761 में पांडिचेरी इनसे छीन लिया गया। कहा गया कि भाई आपका जब वर्चस्व ही नहीं है, आप जब इस लायक ही नहीं रहे, तो पांडिचेरी हमको दीजिए और हम यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो 1761 में पांडिचेरी इनसे छीन लिया गया था। 1763 की घटना है, पेरिस संधि के द्वारा चंदन नगर को फिर से फ्रांसीसियों को वापस किया जाता है 1763 में। वह फ्रांसीसी सरेंडर करते हैं, पेरिस में एक संधि होती है और उस संधि के माध्यम से अंग्रेज के साथ कुछ बनती है उन लोग की बातें, ठीक है, और बाद में कहा जाता है कि भाई हम आपको चंदन नगर वापस कर रहे हैं। तो चंदन नगर कहाँ है? याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के निकट है चंदन नगर, याद रहेगा। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले भारत में डैनिश कंपनी का आगमन। बहुत इंपॉर्टेंट है डैनिश कंपनी, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस बस इतना ही पूछा जाता है कि कब आया, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किस प्रकार से, कौन सी कोठी स्थापित की थी उन्होंने। बस इतना ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली एसएससी में सवाल इतना ही पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भाई 1620 में ट्रावनकोर केरल में स्थापित करते हैं पहली फैक्ट्री। डेनिस फैक्ट्री पहली बार स्थापित किया जाता है कब? तो 1620 में ट्रावनकोर, और ये कहाँ है? केरल में है। उसके बाद 1676 में रामपुर बंगाल में इनकी दूसरी कोठी स्थापित होती है। पर याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1616 में आती है। हालांकि इनको जब पता चल जाता है कि यहाँ पे अंग्रेजों का वर्चस्व काफी हावी हो चुका है, तो 1845 के आसपास ये क्या करते हैं, सब कुछ अंग्रेजों के नाम कर यहाँ से अलविदा हो जाते हैं। याद रहेगा आपको। चलिए अब स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें एक ही बात याद रखना है कि 1731 में ये कंपनी आती है और व्यापारिक संबंध इनका चीन के साथ रहता है। हालांकि भारत के साथ इनका इतना व्यापारिक संबंध नहीं रहता है, पर चीन के साथ इनका एक लंबा व्यापारिक संबंध देखने को मिलता है। ये इनको पता चल जाता है कि भारत पूरी तरह से अब अंग्रेजों की कॉलोनी बन चुकी है और यहाँ पे कुछ सिक्का जमाना आसान नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना जो व्यापारिक रुख है वो चीन की ओर मोड़ते हुए इधर से व्यापार कट कर लेती है। तो आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डील करते हैं जो लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला व्यापारिक संबंध भारत का किसके साथ था? तो याद रखिएगा, पहला व्यापारिक संबंध भारत का पुर्तगाल के साथ था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि पहला ब्रिटिश कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला कॉन्स्ट्रक्शन इमारत क्या था? तो याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज पहला कॉन्स्ट्रक्शन था ब्रिटिश के द्वारा। आगे देखिए, पहला पुर्तगाली जो दुर्ग है वो कोचीन में बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पहला पुर्तगाली दुर्ग जो है वो कोचीन में बनाया गया था। भारत की खोज कब हुई? 1498 में किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेडली पूछ ही लिया जाता है, हर एक के बाद दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है और बहुत इजी भी है, आपको याद होना चाहिए। तंबाकू, लाल मिर्च, टमाटर, ये सारे हमारे देश में अवेलेबल नहीं थे। जब व्यापारी कंपनी आती है यानी कि यूरोपीय कंपनी आती है तो इन सारी चीजों का खेती होना हमारे देश में शुरू होता है। स्पेशली याद रखिएगा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से देश में तंबाकू,
टमाटर और लाल मिर्च का आना शुरू होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोलंबस अमेरिका की खोज करते हैं 1492 में। ठीक है, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज कब की जाती है? 1492 में की जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कोलंबस ना भारत को खोजने के लिए निकला था, पर किसी कारण से उनका जो रास्ता है वो समुद्र मार्ग में भटक जाता है और वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। और अमेरिका पहुंचने के बाद क्या होता है, फिर वहां पे जाने के बाद उनके साथ होता क्या है, तो वो जिस द्वीप में उतरते हैं, आज भी अमेरिकन लोगों को ना उन्हीं के खोज के कारण ही, उन्हीं के मोटो के कारण ही रेड इंडियंस कहा जाता है। तो अमेरिका को रेड इंडियंस भी कहते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बहुत बड़े कैरेक्टर हैं, याद रखिएगा, पुर्तगाली वायसराय थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे? तो एक पुर्तगाली वायसराय थे। अल्बुकर्क को गोवा प्राप्त हुआ था बीजापुर के सुल्तान से, याद रखिएगा, अल्बुकर्क को गोवा प्राप्त हुआ था बीजापुर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गोथिक स्थापत्य कला किनकी है? तो पुर्तगालियों की स्थापत्य कला है गोथिक स्थापत्य कला। याद रखिएगा, गोथिक स्थापत्य कला जो है वो पुर्तगालियों की है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम अंग्रेजी राजदूत कौन थे? तो हॉकिंस थे। दूसरे अंग्रेजी राजदूत कौन थे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट इसके बारे में बताया था। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, ये भी पुर्तगालियों की ही देन है भाई, 1556 में स्थापित किया जाता है। ठीक है, प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की जाती है। प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। कहां पे लाया गया था भाई? मुंबई में। मुंबई यानी कि तब के बंबई में स्थापित किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों की मदद से। पुर्तगालियों ने ही इनको फिर दहेज में दे दिया था, ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिश को फिर बंबई दहेज में दे दिया था। अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। अवध के नवाब उस समय कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। अंग्रेजों को बंगाल व्यापार की अनुमति कब प्राप्त होती है? 1651। किसके द्वारा? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कौन अनुमति देते हैं अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे कहते हैं सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर कब्जे में कब आया था? तो 1698 में आया था। ये अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर अंग्रेजों के कब्जे में। ये 3 गांव थे पश्चिम बंगाल के, ये पूरा पूरी उनके कैप्चर में आ गया था 1698 में। अंग्रेजों द्वारा पूर्वी भारत का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1633 में बालासोर उड़ीसा में। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में आ गई थी, पर 1633 में बालासोर उड़ीसा में इन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अंतिम सवाल है आज का कि डेनिश कंपनी का मुख्यालय श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में था। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, 2 ही दिनों में हमने विदेशी कंपनी यानी कि यूरोपीय कंपनी के भारत में आगमन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो चैनल पर बने रहिए। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो वो आपका काम है, आप करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।